हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट वेज के होने पर भी रिएक्शन कैसे रुक जाती है, वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे ज़ीरो हो जाती है और साम्यावस्था कैसे आ जाता है। हम उसे समझेंगे। देखिए, बहुत आसान है। एक मैं गैल्वेनिक सेल कंसिडर कर लेता हूँ। एक स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल बना लिया है जिसे डैनियल सेल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिंक और कॉपर है। ये वोल्टमीटर लगा हुआ है दोनों के बीच में। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पर Zn2+ होगा और SO4 2- होगा। यहाँ पर बच्चों कॉपर होगा और SO4 होगा, जिस पर 2+ का चार्ज और SO4 पर 2- का चार्ज। इनके बीच में सॉल्ट वेज लगा देते हैं। सॉल्ट वेज में जो रखा होता है KCl, KNO3, K2SO4, मतलब सॉल्ट लगे होते हैं, NaCl वगैरह सॉल्ट लगे होते हैं, जिसका काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना और सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। आपको पता है कि ये जो जिंक है, जिंक का एटम्स जो हैं वो आइंस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका Zn2+ आ जाएगा। और Zn2+ आने पर इस सॉल्ट वेज में से 2 Cl बाहर आ जाएंगे। एक Cl और ये दूसरा Cl बाहर आ जाएंगे और दोनों Cl बना के इस Zn2+ को न्यूट्रलाइज कर देगा। और सॉल्यूशन में जो रिएक्शन होगी, मतलब इस सेल में और सेल में जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि Zn कन्वर्ट हुआ Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये ऑक्सीडेशन हुआ। बच्चों एक बात देखिए, यहाँ पर ये Zn2+ आया, यहाँ पर सॉल्यूशन में आया और 2 Cl- इससे जुड़ गए, मतलब बाहर निकल गए, ताकि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी बनी रहे। सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज का वाला ना बने, मतलब पॉजिटिविटी ज़्यादा ना बढ़ जाए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए। क्योंकि इससे पहले Zn और SO4 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। वही तरह से Zn की जैसी मात्रा बढ़ेगी Zn2+ की, वैसी ही 2 Cl बाहर निकल के इस 2+ चार्ज को 2- के चार्ज बैलेंस कर लेंगे। आपने देखा Zn2+ की मात्रा बढ़ रही है ना। ये मत समझ लेना कि ये तो गायब हो जाएगा, ZnCl2 ये तो न्यूट्रलाइज हो गया। ओवरऑल Zn2+ की मात्रा तो बढ़ रही है सॉल्यूशन के अंदर, आयन तो बढ़ रहे हैं। क्योंकि किसी भी अगर कंटेनर में अगर आपके पास ये लिक्विड ले लिया, कोई भी लिक्विड ले लिया, उसमें ZnCl2 मौजूद है, तो ZnCl2 किस फॉर्म में होगा? आयन के रूप में तो होगा, 2 Cl और 2 Cl- के रूप में। भले ही वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, लेकिन सॉल्यूशन में Zn2+ तो मौजूद है, Cl2- Cl दो Cl- भी मौजूद है। तो यहाँ पर भी Zn2+ की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि Zn2+ की जो मात्रा है, Zn2+ का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉपर, एक्स्ट्रा कॉपर होता है, 2 कॉपर बना लिए, 2 कॉपर सल्फेट, एक और सल्फेट लिख दिया। वो है तो बहुत सारे लाखों हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 कॉपर ले लिए और 2 सल्फेट आयंस ले लिए। ये कॉपर 2+ इसके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ये एटम बन जाएगा ये। ठीक है ना। तो आपने देखा SO4 की मात्रा बढ़ जाएगी और CO2+ की जो कंसंट्रेशन है वो कमी आ जाएगी, क्योंकि वो इसकी जो कॉपर है वो तो इस Cu में कन्वर्ट हो गया। तो Cu2+ किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा Cu में कन्वर्ट हो गया। और ये तभी हो सकता है जब 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करे। तो Cu2+ के आयन में यहाँ पर कमी आएगी। वो यहाँ लिख देता हूँ कि Cu2+ की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर Zn2+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, यहाँ पर Cu2+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ। इससे EMF में क्या फ़र्क पड़ता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में सिर्फ इसके लिए अप्लाई करूँगा, फिर इसके लिए अलग अप्लाई करूँगा। पहले इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट ने जो इक्वेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि E सेल इज इक्वल टू E0 सेल। यहाँ पे E0 नहीं है, ठीक है। E0 सेल Zn2+ का कंसंट्रेशन -2.303 RTNF ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन log 10, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ये है Zn2+ का कंसंट्रेशन, और डिवाइड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में Zn है, Zn सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है तो 1 लिखेंगे नहीं, आपने ये देख लिया। अब इसमें एक बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वाला टर्म बढ़ रहा है। तो लॉग का ये जो पूरा टर्म है ये भी इंक्रीज होगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर log 10 Zn2+ की वैल्यू भी होगी, वो बिल्कुल इंक्रीज होती जाएगी। तो आपके पास ये जो आंसर आया ना, ई सेल इज इक्वल टू E0 Zn2+ Zn, और बाकी ये जो टर्म है, इस टर्म
ये जो टर्म है इसे मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो आपने क्या बताया कि Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो log Zn की ये पूरा जो टर्म है ये भी बढ़ेगा, ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, तो ये जो पूरा टर्म है ये भी इंक्रीज होता जाएगा। और जब ये इंक्रीज होता जाएगा मतलब इस एक इसकी वैल्यू बढ़ती आएगी, बढ़ती आएगी, बढ़ती आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, एक ऐसे वक्त पर 0 आंसर आ जाएगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग उस टाइम पे 0 शो करेगा, तो इस सेल का जो EMF होगा वो 0 हो जाएगा। अब कॉपर पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कॉपर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव -2.303 RT/NF log 10। ऊपर लिखते हैं उत्पाद का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट तो ये है कॉपर, ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में होने के कारण इसका जो कंसंट्रेशन होता है 1 होता है, लिख दिया। अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मतलब अभिकारक का कंसंट्रेशन, ये अभिकारक, इसका कंसंट्रेशन लिख देते हैं CO2+ का कंसंट्रेशन। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इस टर्म की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, इसके अनुसार कम हो रही है, तो 1/CO2+ का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये 1/, में है ना, इस वजह से। अगर ये इसकी वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू जो होगी 1/, की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक, इसकी वैल्यू इंक्रीज होने पर ये जो log 10 है इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। इसकी log 10 की वैल्यू, log वाले टर्म्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो आप ये कह सकते हैं ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो आप अगर मैं इसे ये लिख दूं तो आपको समझने में और आसानी होगी। इसे मैंने बी मान लिया, तो इस पूरे टर्म के इंक्रीज होने का मतलब बी का टर्म इंक्रीज होना, बी का टर्म बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आंसर आ जाएगा। अब 0 आंसर होने पर भी ये जो अर्थ सेल है इस अर्थ सेल का मान भी 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि Zn2+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इसका मान भी धीरे 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 करके 0 हो जाएगा, इस पूरे अर्थ सेल का मान। यहाँ पे CO2+ का मान कम हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और कुछ देर के बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि इस पूरे सेल का भी जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसकी भी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो बच्चों, तो ये जो दोनों की वैल्यू अगर 0 होने के कारण दोनों का विभव 0 हो जाएगा, दोनों का विभव 0 हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी हमारी 0 हो जाएगी। वोल्ट मीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। शुरू में तो करंट फ्लो होगा, काफ़ी टाइम तक फ्लो होता रहेगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि करंट फ्लो होना बंद कर देगा। ठीक, क्योंकि Zn2+ का कंसंट्रेशन धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है। छोटी सी बात यह है कि ये तो एक सिस्टम है, एक तो सेल है, सेल की वैल्यू कभी ना कभी तो 0 होती ही है। अगर आप भी कोई एक मार्केट से सेल लेकर आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, करने के बाद उसमें करंट फ्लो होता रहेगा, कुछ देर के बाद करंट फ्लो होते 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 उसका सर्किट भी तो कंप्लीट होता है। आप अगर एक मार्केट से सेल लेकर आए हो, सेल को आपने जो अटैच कर दिया, एक बल्ब के साथ अटैच कर दिया है ना, और बल्ब जलता रहेगा, जलता रहेगा, करंट ये फ्लो होता है, फ्लो होता रहेगा, और कुछ दिनों के बाद ये डिम पड़ जाता है। डिम क्यों पड़ जाता है, क्योंकि सेल ने काम करना बंद कर दिया, सेल का वोल्टेज कम होता जाता है। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का सेल है, वही सेल है, सेम ही तो सेल है, यही तो सेल होते हैं। तो सेम सेल होने के कारण इसका भी वोल्टेज कुछ देर के, कुछ दिनों के बाद 0 हो जाएगा, और उस टाइम पे ये जो सेल में जो अवस्था होगी उस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था के लिए जो रिएक्शन है उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था कि Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन में Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद वो Cu में कन्वर्ट हो गए, इन्हें आपने ऐड कर दिया था, तो आपकी रिएक्शन ये निकल के आई थी। अब आप सिंगल एरो ना बनाएंगे, आप बनाएंगे डबल एरो, ये डबल हेड के एरो बनाएंगे, जो ये बताता है कि सेल में साम्य अवस्था आ चुकी है बच्चों। ठीक, तो सेल साम्य अवस्था में आ चुका है। अब हम नस्ट इक्वेशन से, नस्ट समीकरण से साम्य स्थान की गणना कर लेते हैं। एक छोटी सी लाइन लिख देंगे यहाँ पर, माना एक गैल्वेनिक सेल में होने वाली अभिक्रिया, सिंपल रिएक्शन में मान लिया मैंने, और इसके लिए नस्ट इक्वेशन भी लिख देता हूँ।
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन CD अपॉन में AB। आप चाहे मोल लिख सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इनके ऊपर पावर चढ़ा सकते हैं, मर्जी है। 10 लिख दिया मैंने। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि एरो डबल एरो बना है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो जो वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो शून्य हो जाएगी। अब वोल्टमीटर की रीडिंग जो है, ये जो टर्म है ई, ये शून्य होता है, ये कभी शून्य नहीं होता बच्चों। ये तो कैथोड माइनस एनोड करके कैथोड का पोटेंशियल और एनोड का पोटेंशियल माइनस करके निकालते हैं। जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, फिक्स होती है, इनकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए साम्य अवस्था आने पर। साम्य पर ई जो होता है, ई का मान 0 होगा बच्चों। तो ये 0 पुट कर दिया आपने। ई नॉट चलेगा 2.003 RT अपॉन NF log 10। साम्यावस्था पर इस पूरी टर्म की जो वैल्यू होती है के, जिसे हम कहते हैं साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इस टर्म को इधर ले जाइएगा, माइनस में आ जाएगा, उस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2.303 RT अपॉन NF log 10 के। ये समीकरण आ गई बच्चों। ये साम्य स्थिरांक और स्टैंडर्ड EMF जो है, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके जो निकालते हैं, उनमें एक संबंध आ गया है इससे में। अगर आप R और T की वैल्यू पुट कर देते हैं, R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर अक्सर वो हम कहते हैं 298 केल्विन रूम टेम्परेचर जो कह देते हैं, और F की वैल्यू 96500 कूलम पर मोल अगर पुट कर दें, तब ये आपका आएगा 2.303, R की वैल्यू 8.314, 298 अपॉन N इंटू 96500 log 10 के। इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पर आता है, पहले से कैलकुलेट कर रखा है हम सब ने, 0.059 अपॉन N बचा log 10 के और E नॉट। इस संबंध को याद कर लीजिएगा, तो बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इसे कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है बच्चों, log 10 के इज इक्वल टू, इन टर्म को तो मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, N E नॉट अपॉन 0.059, ये लिख दिया हमने। जब इसका एंटी लॉग लोगे आप, एंटी लॉग लेने पर ये जो लॉग है बच्चों, ये हट जाता है, के आएगा बचेगा आपके पास। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो बेस है, बेस 10 है, तो बेस 10 की पावर, ये जो टर्म बची है, इसे ये लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए ई नॉट अपॉन 0.059। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से लिख लेते हैं, दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि कौन सा संबंध सही है, तो ये कभी कभी ये वाला संबंध भी दे देते हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके। हाँ, बस अब सवाल है 298 केल्विन पर निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। ये अभिक्रिया है बच्चों, और साम्यावस्था आ चुका है, तो यहाँ पर साम्य स्थिरांक कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूले तो बहुत सारे अभी हैं, सब फॉर्मूले से आंसर एक ही आने वाला है, घूम फिर के एक ही आने वाला है। 298 केल्विन भी दे रखा है, तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। log 10 के बेस 10 के इज इक्वल टू N E नॉट अपॉन 0.059। हमारा काम है N को कैलकुलेट करना और E नॉट को कैलकुलेट करना है। E नॉट को कैलकुलेट कर लेते हैं हम पहले। E नॉट सेल का फॉर्मूला था E कैथोड माइनस E एनोड। यहाँ पर कैथोड जिसका रिडक्शन होगा, एनोड जिसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, 3+ से 2+ होगा, चार्ज कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है। 3+ से 2+ हुआ, चार्ज कम हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन जिसका होता है वो कैथोड कहलाता है, इसका मतलब Fe कैथोड है। तो कैथोड का पोटेंशियल ये लिखा जाएगा 0.77, माइनस का साइन। एनोड जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं। 2+ से 4+ हुआ, चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन Sn को हुआ। और Sn का वोल्टेज दे रखा है हमें 0.15।
इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 0.62 वोल्ट। आपका काम है n कैलकुलेट करना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग यानी रिएक्शन। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसे कैलकुलेट करना है। चलिए हम देख लेते हैं। Sn2+ से Sn4+ बना होगा, Sn2+ से Sn4+ तभी बन सकता है जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएंगे। ये देख लेते हैं। Fe3+ से 2Fe3+ से Fe2+ हुआ। ये तभी पॉसिबल है जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2Fe है, 2 से ये मल्टीप्लाई करा, 2 से ये मल्टीप्लाई करा, 2 से ये मल्टीप्लाई करा, रिएक्शन को ऐड कर दीजिएगा। ये रिएक्शन बन के आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है, 2Fe3+ प्लस Sn2+ और Sn4+ और 2Fe2+। रिएक्शन वही आ गई। आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, हमारे नंबर्स इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आपको पुट कर दीजिए, log बेस 10 के n की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, e की जगह पर 0.62 डिवाइडेड बाय, इसे मैं 6 कंसिडर कर लेता हूँ ताकि आसानी से कैलकुलेट हो जाए। मतलब 9 है तो ये 6 हो जाएगा, 9 को एलिमिनेट कर दीजिए, 0.06। इसे और सॉल्व करने के लिए इसे एक काम करते हैं बच्चों, 2 हटा सकते हैं आप यहाँ पर, 2 इंटू 0.6, 2 एलिमिनेट कर दीजिए आप, और ये रहा आपका 0.06। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 6 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 2 से 20 log 10 के। जब इसका एंटी लॉग लेंगे आप तो एंटी लॉग लेने पर k की वैल्यू 10⁻20। ये अप्रॉक्स आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा अगला सवाल है, एक सेल में एक इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है, इसका मतलब n जो होगा आपका 1 होगा, और इस सेल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर मानक वैद्युत वाहक बल का मान इतना है। मानक वैद्युत वाहक बल जिसे हम ई नॉट कहते हैं, स्टैंडर्ड होता है ई नॉट वाला, 0.591 वोल्ट है। इस सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना करनी है, इसका मतलब के का मान कैलकुलेट करना है। मैं अभी ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, log बेस 10 k इज इक्वल टू n ई नॉट अपॉन 0.059। n आपका 1 हो गया, ई नॉट की वैल्यू 0.591 डिवाइडेड बाय 0.059। मैं इसे इजी करने के लिए, ताकि हमारा आंसर आ जाए जल्दी जल्दी, तो इस 1 को नेगलेक्ट कर देता हूँ, ताकि क्योंकि ये 59 भी ऊपर 59 कैंसिल हो जाएगा। 1 की वजह मल्टीप्लाई करोगे आप तो 0.59, और इस 1 की जगह पर मैंने 0 लिख दिया। ये लिखा हुआ है 0.059, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया तो आपके ऊपर बचा 590 डिवाइडेड बाय 59, डिवाइड करेंगे इससे तो आपका आंसर आया 10। तो log 10 k इज इक्वल टू 10। एंटी लॉग जब लेंगे आप इसका, तो एंटी लॉग लेने पर k इज इक्वल टू इस वाले बेस की पावर, ये आ जाएगा 10 की पावर 10। थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी।